बच्चों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। और हम आपको कक्षा 8 की जो बुक है, जो सरकारी बुक होती है बेसिक शिक्षा विभाग की, और जो कि ये जो है कक्षा 8 की है, भारत संसाधन एवं विकास, ये बुक का नाम है। और इसमें आपका हमने दूसरा लेसन है पार्ट 2, भारत कृषि एवं सिंचाई। ठीक है। और इसमें हम आपको आज अभ्यास कराने जा रहे हैं, जो कि अभ्यास कराई जाती है। ये आपकी अभ्यास हो गई। ठीक है, ये आपकी अभ्यास हो गई। तो मैंने इसके जो क्वेश्चन है, इनके आंसरों को मैंने अलग लिख लिया है, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ समझ में आएगा। अगर आता है तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कमियां रह जाती हैं ज़रूर बताइएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। क्या है? निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, यानी कि जो भी कृषि जो होती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाए, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है। फिर है, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे एक फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं, इसका नाम ये भी है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। क्या है? चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो कैसी जलवायु होनी चाहिए? चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुख्य तौर पे 6 जलवायु पाई जाती हैं, जिसमें से एक मानसूनी जलवायु है, जो हमारे चावल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य कपास उत्पादन राज्यों के नाम लिखिए। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो कपास का जहाँ उत्पादन होता है, वो राज्यों को बताना है। तो देखिए क्या आंसर इसका आता है। भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में क्या होता है, ये कपास पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। ठीक है। चकबंदी जो हमारे यहाँ होती है, उससे लाभ होते हैं, वो लाभ पूछे गए हैं। तो क्या है? भारत में चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। पहला लाभ क्या होता है? किसानों की बिखरी ज़मीन एक स्थान पर ही हुई है। जैसे होता क्या है, किसान की जो भूमि होती है कृषि वाली, कहीं एक जगह पे होती है, कहीं कोई टुकड़ा दूसरी जगह पे है, तो कोई तीसरी जगह पे है। इस तरीके से किसानों को बहुत दिक्कत होती है जोतने में, यानी कि कृषि करने में। और तो किसानों को चकबंदी के द्वारा उनकी जो बिखरी ज़मीन होती है, उन्हें एक स्थान पर दिलाई जाती है। ठीक है। फिर है पॉइंट, किसानों के समय की बचत होती है। किसान को समय की भी बचत होती है। किस तरीके से? जैसे किसान होते हैं तो उनकी टुकड़ों में खेती होती है, यानी कि ज़मीन होती है, तो उन्हें एक स्थान पे पहले कृषि करते हैं, दूसरी जगह पे जाके फिर कृषि करनी पड़ती है। तो उनका जो समय होता है वो नष्ट हो जाता है। और जब उनकी एक जगह इकट्ठी हो जाती है चकबंदी के द्वारा, एक स्थान पे हो जाती है, तो उनके समय की बचत होती है कि वो एक ही जगह पर अपनी खेती आसानी से कर लेते हैं।
नेक्स्ट है किसान आसानी से बुआई, जोताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। जैसे सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो एक जगह ट्यूबवेल हो जाता है या कुछ हो जाती, तो व्यवस्था अपनी एक जगह पे कर लेते हैं, जिससे उन्हें जुताई और बुआई ये सब कुछ आसान तरीके से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें पैदावार में वृद्धि भी होती है। भाई जब एक जगह ज़मीन हो जाएगी तो उसमें पैदावार भी इकट्ठी हो जाएगी, तो उसमें वृद्धि होती है। तो ये हमारे आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखना है। ठीक है, इनके प्रभावों को लिखना है। तो हरित क्रांति, पहले ये जान लो कि हरित क्रांति है क्या। 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था, पहले हमारे यहाँ कृषि के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही किसी तरीके का कोई माध्यम था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1966-67 में क्या हुआ था कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कृषि के उत्पादन में, और हरित क्रांति के क्षेत्र में परिवर्तन आया। उसी साल से जो है पैदावार में वृद्धि हुई। तो फिर आगे है इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था जो हरित क्रांति का था। तो पहली बात तो ये है, पहली बार क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। ठीक है, और 1966-67 में आया था। किस में आया था, कृषि के उत्पादन में आया था। तो वो किस तरीके का था, क्या में था, बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, M.S. स्वामीनाथन है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बड़े बड़े कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों याद कर लीजिएगा। एक तो कब क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, 1966 और 67 में आया है, ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस कौन से मतलब किस चीज़ में इसका उद्देश्य क्या था, तो बीज में, खाद में, सिंचाई में, आधुनिक यंत्रों में अच्छा उपयोग करना था कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, फिर दूसरा नेक्स्ट जो जाता है, हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि प्रभाव क्या पड़ा आने से। तो हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा था। कैसे बीजों का उपयोग होने लगा था, उन्नत बीजों का। फिर जैसे रासायनिक खादों जैसे अमोनिया, सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनिया फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास का उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बांटना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई हैचा को सड़ाया जाता था, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। ठीक है, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। फसलों के सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए हैं। ठीक है, और अब आपका आ जाता है, मैंने इसलिए इसको अलग लिखा था क्योंकि इस किताब में संभव नहीं हो जा पाता है कि इसको अच्छे से बता पाना, तो इसको मैंने अलग से नोट डाउन किया था। तो आप इसको अच्छे से, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा तो मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका। ठीक है,
ये हो गया आपका। अब हम ये जो आपकी एक्सरसाइज है रिक्त स्थान की पूर्ति, वो मैंने इसी में ही कराए दे रहे हैं आपको। जैसे पहला का पूछा जा रहा था कि कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया? कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया गया। दूसरा था गन्ना भारत की कैसी फसल है? नकदी फसल है। नकदी फसल किसे कहते हैं? जिससे हमें पैसा तुरंत मिलता हो। ठीक है। चावल के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे चावल है, हमें अधिक गर्मी भी चाहिए और अधिक पानी की आवश्यकता भी होती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई और शीत ऋतु में काटी जाती है बच्चों। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? कुआं एवं नलकूप सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए भारत में कृषि किसके द्वारा किस पर निर्भर है? कुआं और नलकूप सिंचाई पर है। फिर आता है हमारा सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ फसल समय दिया गया है, एक तरफ फसल दी गई है। तो रबी की जो फसल है वो गेहूँ की जो फसल होती है वो रबी में आती है। ठीक है। और जो चावल की फसल होती है वो खरीफ में आती है और खरबूजे की फसल जायद में आती है। ठीक है। फिर है चौथा सही पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला कह रहा है सोनारा व सरवती धान की उन्नत किस्में हैं, तो नहीं है। कह रहा सोनारा व सरवती धान की उन्नत किस्में हैं, तो नहीं है। खाद संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा ये लेसन हमारा पूरा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, कह रहा है ना ये वाला सोनारा व सरवती धान की किस्में हैं, तो ये गलत है। ये धान की नहीं है बल्कि किसकी है? गेहूं की है। इस तरीके से ये गलत हुआ। बच्चों कोशिश किया है कि आपको समझ में आना चाहिए और कमियां तो थोड़ी बहुत रह जाती होंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको आता होगा, समझा पा रहे हैं हम। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।